So we have to find the successor of 7/19 and F39. ठीक है, तो अब हमें successor means the next term. So suppose the next term is x/y. It means ये दोनों terms consecutive terms हो गई. तो हमने जितनी भी properties अभी करी हैं उनको, उनमें से जो main दो तीन properties हैं उनका use करके we will solve this. So we know जब दो successor terms होती हैं a upon b, a dash upon b dash. So we know a dash b minus a b dash is equal to 1. So यहाँ से क्या आ गया, 19x minus 7y is equal to 1. So what we will try to do now, since if you see x and y are in ratio, we will try to find a relationship between these numbers. So देखो बेटा, choice is yours. आप चाहो तो directly भी ढूंढ सकते हो. Otherwise, if you see, I now need to find some x और y जो इस equation को satisfy करते हैं. अगर आपको याद हो, मैंने आपको मेथड भी बताया था. लेट मी जस्ट क्विकली रिकॉल दैट मेथड. अगर आप यहाँ पे देखो 19 और 7, सिंस हम रेशियोज से डील कर रहे हैं, रेशियोज में देयर इज नो कॉमन थिंग, तो ऑब्वियसली यू विल गेट जीसीडी एज ऑलवेज 1. सो इफ यू सी 19 एंड 17 का जीसीडी इज 1 एंड वी नो आई कैन राइट जीसीडी इन टर्म्स ऑफ नंबर. कैसे करते हैं, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं. सो 7 2s are 14, so this is 5. अगेन 7 को नीचे ले आए, so 5 1s are 5, again 2, so 2 2s are 4, again 1, 2 नीचे आ गया, so 1 2s are 2, so this is cross 0 आ गया. so अगर मैं नीचे से लिखना शुरू कर रहा हूँ, तो सबसे हमने 5 को डिवाइड किया था 2 से, क्वोशिएंट आया था 2 प्लस 1 रिमाइंडर. फिर हमने 7 को डिवाइड किया था 5 से, क्वोशिएंट आया था 1, रिमाइंडर आया था 2. और लास्ट में हमने 19 को डिवाइड किया था 7 से, 7 2 14 5. तो हमें 1 चाहिए, तो 1 मुझे यहाँ से मिल रहा है. सो 1 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू 2. अब यहाँ से मुझे 2 की वैल्यू मिल रही है, सो हमें 1 चाहिए, तो 1 को नहीं छेड़ेंगे. सो 5 माइनस 2, 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 7 माइनस 5 इंटू 2. तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. सो 1 माइनस 7 इंटू 2, सो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, सो प्लस 5 इंटू 2. तो 5 की एक टर्म ऑलरेडी पड़ी है, 2 टर्म्स और आ गई, तो टोटल हो गई 3 टर्म्स. अब अगर हम देखें, हमें 5 की वैल्यू मिल जाएगी लास्ट इक्वेशन से. तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 19 माइनस 7 इंटू 2, यहाँ पे 3 आ गया, माइनस 7 इंटू 2. So if you see, this is how much, 1 is equal to 19 into 3 minus 7 into, so 3 to the 6, 6 और 2 और 1 8 हो. So you see, so 19 into 3 minus 7 into 8, you will get 1. So from here, what is the value of x? X is 3, and what is the value of y? Y is 8. Is it fine, bache? So but again, if you see, yeah, this is not exactly x is equal to 3 because they can be in ratios also, right? So from here we know 3 and 8 इस equation को satisfy करते हैं. So minus 7 into 8 will be 1. So what we will do, we will subtract these two equations. ये जो हमने ये दो equations लिखी हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 19 into x minus 3 will be equal to, तो minus 7 will be, this will become plus 7 8, right? जब मैं इधर ले जाऊंगी तो you will have 7 into y minus 8. तो अगर मैं यहाँ से रेशियो के टर्म्स में लिखने की कोशिश करूँ, so x minus 3 upon 7 ले आते हैं, y minus 8 upon 19 ले आते हैं, this is equal to r, right? Because तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू is 7 3 plus r, and y की वैल्यू कितनी आ गई, 19 r plus 8. बेटा यहाँ तक किसी को डाउट? बेटा यहाँ तक किसी को डाउट? तो अब नाउ यू सी, ओके, सो नाउ इफ यू सी, हमें एक और चीज पता है कि अगर कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, अगर कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, a अपॉन b एंड a डैश अपॉन b डैश, तो b प्लस b डैश इज ऑलवेज ग्रेटर देन n. एंड b हमें एक चीज और भी पता है कि इन ये दोनों टर्म्स b भी n से छोटी होती है, लेस देन और इक्वल टू n, b डैश इज आल्सो लेस देन और इक्वल. तो अगर हम, तो अब यहाँ से हमें एक चीज पता है, तो अब हमारी एक डिनोमिनेटर तो 19 है, दूसरा डिनोमिनेटर y है.
सो 19 प्लस वाई, बिकॉज हमारी एक और रिस्ट्रिक्शन है दैट F39 तक ही हमने जाना है. सो 19 प्लस वाई इज ग्रेटर देन 39, और दूसरा हमें पता है y इज लेस देन और इक्वल टू 39. तो यहाँ से मुझे एक पता लग गई, रेंज पता लग गई. सो y की रेंज कितनी आ गई? सो y इज ग्रेटर देन, अगर मैं 19 को उधर भेज दूं तो क्या आ जाएगा 20, एंड y इज लेस देन और इक्वल टू 39. अब यहाँ से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? y इज 19r प्लस 8. सो एक्चुअली अब मुझे r की वैल्यू निकालनी है. सो दिस इज 20, दिस इज 39. सो यहाँ से 19r, so 20 minus 8 is 12 and 39 minus 8 is 31. तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई? 12 by 19 and this is 31 by 19. So you see 12 by 19 is 0 point something, 19 by 31 is 1 point something. तो इनके बीच में एक ही इंटीजर एग्जिस्ट करता है, r is 1. So integral value of r is 1. So moment r is 1, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? x is 10, y की वैल्यू कितनी आ गई? 27. So predecessor successor of 7 by 19 is 10 by 27. Beta, is it fine? बच्चे क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Now, if you go to the next question, now you have to find both predecessor and both successor. So अब आपको successor तो निकालना आ गया है. So you see, let xy be the successor. तो यहाँ से क्या हो गया? This is this. So यहाँ से 7x minus 2y is equal to 1. हमें एक x और y निकालना है जो दोनों equations को satisfy करता है. Let us subtract these equations. We get this. Let us try to write in terms of ratio. So moment we will try to write this in terms of ratio, we will get this, right? So now what we will do, so moment we have got this, what we will do, so now we know the b plus b dash is greater than n. So you see y plus 7 is greater than 50 and y is less than or equal to 50. तो यहाँ पे हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, डालेंगे, r की रेंज निकाल लेंगे. मोमेंट r की रेंज मिल गई, हमें x और y मिल गया. गर्ल्स, इज इट क्लियर बच्चे, ऑल ऑफ यू? सो किसी को प्रेडेसेसर में प्रॉब्लम? सक्सेसर में? तो ये हमने सक्सेसर निकाला. नाउ लेट अस फाइंड द प्रेडेसेसर. सो प्रेडेसेसर मींस द प्रीसीडिंग टर्म. सो हमें 2/7 का प्रेडेसेसर निकालना है. लेट द प्रेडेसेसर टर्म बी a by b, एंड हमें पता है 2/7 की सक्सीडिंग टर्म इज 1345. तो हमें पता है, सो इट मींस दिस वैल्यू लाइज बिटवीन दीज टू वैल्यूज. So this is the mediate value. तो हमें पता है mediate value क्या होती है? a plus 13 over b plus 45. So you see a plus 13 over b plus 45 is how much? 2/7. तो यहाँ से since we are in ratios, so things may get cancelled. So a plus 13 will be some multiple of 2t and b plus 45 is some multiple of 7. So this is 70. Again, we know that b is, so यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से आपके पास t की वैल्यू कितनी आ गई? So now b plus 45 किसके इक्वल है? 7t के इक्वल है. तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई? b plus 45/7. बट हमें पता है b is always less than or equal to n, और यहाँ पे n कितना है? 50. So b is less than or equal to 50 plus 45/7. तो यहाँ से क्या आ गया? t should be less than or equal to, this is 95/7, so 95/7, so approximately in integer it is 13. Beta, is it fine? Is it fine? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा क्लियर है सबको? So t की value is how much? Yes, T is 13. So moment t is 13, we know the predecessor also. If you see, next question is also easy. He is saying that b1, b2, bk be the denominators of the consecutive terms of various sequence of order n, right? Arranged in increasing order. So 0 और 1 के बीच में 0 और 1 को include किया है, both ends enclosed. So सारी terms जो आपके पास आती हैं किसी भी sequence में of order n में, so
so they are like b1 b2 bk so on. So यानी कि ये a नहीं है, ये 0 है. So 0 by 1 को कुछ हमने a1 b1 लिखा है, a2 b2 so on up to ak bk is 1 by 1. So what you have to show, this is equal to 0. So that's it. We will use the property of the consecutive term. हमें पता है in any, so these two terms are consecutive terms. So we know aj plus 1 into bj minus aj into bj plus 1 is equal to 1. So for all the terms, right? So now what is this sum? जो हमें sum चाहिए. So summation j is from 1 to k minus 1. So this is 1 upon bj plus 1. So अभी देखो bj plus 1, अगर आप LCM ले लो, बेटा चाचू को फोन आ रहा है, चाचू को. So this will be how much? aj plus 1 minus bj, because 1 की हमने वैल्यू डाल दी. अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर दे तो अगर तो bj कैंसिल हो जाएगा, तो aj plus 1 over bj minus aj over bj. So let us put the value of j. तो क्या बन गया? a2 b2 minus a1 b1, फिर बन जाएगा a3 b3 minus a2 b2 and so on. लास्ट में क्या बन गया? ak bk minus ak minus 1 bk minus 1. So what will happen? So if you a2 cancel, यहाँ से a3 कैंसिल, सो ऑन a4 कैंसिल, लास्ट में सिर्फ क्या बच जाएगा? ak bk, और यहाँ क्या बच जाएगा? a1 b1. So ak bk was 1, a1 b1 was 0, so 1 minus 0 you will get 1. बेटा is it clear? Yes, ma'am. Right, हमें यही प्रूफ करना था. बेटा डाउट है किसी को? No, ma'am. Okay, so now this is another part. So Faraday dissection of a circle of circumference unity. See, I'll just give you the crux, right? What is there? हमारे पास एक सर्कल है जिसकी circumference unity है. So circumference unity का मतलब क्या हुआ? This circumference unity means okay, so this is a circle whose this red line is पूरी red line is 0. हमने क्या किया? Let us take this lowest point of the circle as origin 0, and so this is the Faraday sequence की point 0 1. अब हमने क्या किया? इस सर्कल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए, right, and we started plotting the terms of the Faraday sequence. Say suppose हमारे पास कोई term है of the Faraday sequence which is h by k. Let us name this term as p. तो हमने क्या किया? हमने आर्क OP कट कर दी. So आर्क OP is nothing but what? जो p है, p is h by k, that is the term of the Faraday sequence. Beta, is it fine? Beta, is it fine? Yes, ma'am. Similarly, suppose अब हमारे पास suppose Faraday sequence है जिसकी first term, I mean एक term है h के, next consecutive term है h dash k dash, और उससे next consecutive terms है h double dash and k double dash. तो हमें पता है कि इन दोनों terms की mediator term कौन सी होती है? h plus h dash over k plus k dash. Let me name this term as mu. I'm using the same notation which your book is using. Similarly, I name something as mu dash. Mu dash is what? It is the intermediate term of the next two terms. So you see, so mu and mu dash are the medians of the sequence Fn, of the Faraday sequence Fn, right? So now what we did, so if you see, this is somewhere here, यहाँ पे हमारे पास h dash k है, यहाँ पे कहीं पे हमारे पास h double dash k double dash है. Let us say this point is p dash and let us say this point is p double dash. तो हमें पता है जो mediator term होती है वो बीच में लाई करती है. So say this is the mediator term mu. So mu is the mediator of hk and h dash k dash, and this is the mediator term mu dash, say q dash. Right? So if you see now, so अगर मैं arc बात करूं OQ dash की, so arc OQ dash, so arc OQ dash, let me just change the color. So this arc
will contain the point h double dash h dash h double dash k double dash of the Ferri sequence. बेटा is it fine? और अगर मैं इधर से बात करूं OQ dash की, तो it will contain the points h dash k dash hk of the Ferri sequence. बेटा is it fine? एंड अगर मैं बात करूं क्यू क्यू डैश की, अगर मैं आप क्यू क्यू डैश की बात करूं, सो बेसिकली क्यू इज म्यू, क्यू डैश इज म्यू डैश, so it will contain the point h dash k dash of the Ferri sequence, right? So similarly we can plot all the points of the Ferri sequence, because see, understand बेटा Ferri sequence is nothing but 0 से 1 में जितने भी रैशनल नंबर्स आते हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाया हुआ है. अगर मैं Ferri सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर 2 की बात कर रही हूँ, तो वो नंबर्स जिनका डिनोमिनेटर या 2 है या 2 से छोटा है, सो 0 1/2 1. ऐसे ही F3 में वो रैशनल नंबर्स जो 0 और 1 के बीच में है और जिनका डिनोमिनेटर या 0 है या 1 है या 2 है या 3 है. सो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने एक आर्क ली है ऑफ लेंथ 1. सो आपने एक तरह से पूरा डिस्टेंस 1 लिया है. सो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, आप इस आर्क के ऊपर वो सारे रैशनल नंबर्स को प्लॉट कर सकते हो, राइट? सो दिस प्लॉटिंग इज नोन एज द Ferri dissection ऑफ द कंटिन्यूम. आपने एक पूरा आर्क थी जिसकी लेंथ 1 थी, उसको स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है, वेयर एवरी आर्क कंटेन्स. तो इफ यू सी, अगर मैं बात करूं म्यू डैश एंड म्यू डैश, तो इसमें h डैश k डैश आ गया है. अगर मैं ऐसे ही म्यू डैश की बात कोई और नंबर निकालूंगी, उसमें h डबल डैश k डबल डैश आ जाएगा. सो राइट, सो दीज आर्क्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल आर्क्स वेयर एवरी आर्क कंटेन one and only one term of Fn. Obviously 0 is not here because 0 आपने सबसे लास्ट में ली है. Beta, is it fine? So this is known as Ferri dissection. Beta, is it fine? Girls, clear है सबको? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. I'll quickly do this theorem 1. This is very, very easy. So you see what this theorem says: if hk belongs to Fn, so hk is some term of Ferri sequence of order n, then it will divide Ferri arc containing hk into 2 parts. तो अगर आपको याद हो, हमने यहाँ पे कहीं पे hk लिया था, right? और यहाँ पे suppose we know hk will be in between 2 points. Let the one point be mu and the other point be mu dash, right? So what we have to show that hk divides this arc qq dash into 2 parts. So the parts are pq dash and pq, where the length of each part is less than or equal to this number and greater than or equal to this number. So we have to show that the length of pq dash and pq is less than this and greater than this. But is it fine? Beta clear है? So if you see, हमने hk is the main term, say h dash k dash इसका predecessor है and h double dash k double dash इनका successor है. तो हमें पता है mu is what? Mu is the mediator terms of the first 2 terms. So h dash plus h over k dash plus k. And what is mu dash? Mu dash is h plus h double dash and k plus k double dash. तो अगर हम इसको प्लॉट करें तो mu और mu dash वो किसका, वो उन दोनों के बीच में कौन सी टर्म लाई कर रही है? हमारी h by k. So you see arc qp. So now arc qp को मैं क्या लिख सकती हूँ? Arc qp is what? This is the arc qp. So अगर मैं इसको in terms of o लिखूं, o is at the down. So this is arc op minus arc oq. Beta, is it fine? Yes, ma'am. Right. So that's it. Let us put the value. So arc op की लेंथ कितनी थी? op की लेंथ थी h by k and oq की लेंथ कितनी थी? oq की लेंथ थी mu. So you see what we will get. So we will get h by k minus mu is equal to, so h by k हमने mu की वैल्यू डाल दी, LCM लिया. So यहाँ से if you see hk will cancel, and since h by k और h dash k dash consecutive term थे, तो h dash k minus h k dash, so that will be 1. So this becomes 1. So what we get? 1 upon k plus k dash. Similarly pq dash क्या बन जाएगा? pq dash will be oq dash minus op. अगेन OQ डैश की वैल्यू कितनी है? म्यू डैश. सेम वे से हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगा 1 अपॉन k, k प्लस k डैश.
अब हमें यहाँ पे अगर आप देखो, हमें प्रूफ क्या करना है, दे आर ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे हमें k के साथ n+1 चाहिए, यहाँ पे 2n-1 चाहिए। अब सिर्फ हमें वो बनाना है, k के साथ n+1 चाहिए, तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? यू सी, पहले 2n बना लेते हैं। हमें पता है k डैश और k दोनों fn में बिलोंग करते हैं, तो ऑब्वियसली k डैश विल बी लेस देन और इक्वल टू n, k विल बी लेस देन और इक्वल टू n। अगर हम इनका सम कर दें तो k प्लस k डैश विल बी लेस देन 2n। इज इट फाइन बच्चे? एंड यू सी, दोनों नहीं हो सकते, दोनों, बोथ कैन नॉट बी इक्वल टू n, बोथ कैन नॉट बी इक्वल टू n। इज इट फाइन? व्हाई बोथ कैन नॉट बी इक्वल टू n? बेटा दोनों क्यों नहीं n हो सकते? बिकॉज अगर आपको याद हो, हमने एक थ्योरम करी थी कि कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ फेरे सीक्वेंस कैन नॉट हैव सेम डिनोमिनेटर। तो अगर दोनों ही n हो गए तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। सो इट मींस वन हैज टू बी लेस देन n। तो यहाँ से क्या आ गया, k प्लस k डैश इज लेस देन 2n। सो और k प्लस k डैश 2n से छोटा है, तो इट इज लेस देन और इक्वल टू 2n-1। सो अगर 1 अपॉन कर दे तो 1 अपॉन k प्लस k डैश इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2n-1। एंड सिंस k हमें पता है पॉजिटिव होता है, दोनों तरफ हमने k से मल्टीप्लाई कर दिया। सो 1 अपॉन k प्लस k डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन k 2n-1। सो यू सी, इधर से pq भी इसके इक्वल है और उधर से pq डैश और pq दोनों इसके इक्वल है। सो यू सी, so therefore qp will be greater than or equal to this number, and similarly pq dash will be greater than or equal to this number, because दोनों ही 1 upon k plus dash के इक्वल थे। बेटा is it fine? गर्ल्स क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. And similarly, if you see, other part is again easy. हम consecutive terms. So you see, these are the consecutive terms. H dash k and h k are consecutive terms. So therefore, k plus k dash greater than n होगा. So it means k plus k dash is greater than or equal to n plus 1 because n से बड़ा है. तो अगर हम reciprocal ले लेंगे तो 1 upon k plus k dash is less than or equal to 1 upon n plus 1. दोनों तरफ k से multiply किया तो what we get, 1 upon k plus k dash is less than or equal to k 1 over k n plus 1. तो ये वैल्यू किसके इक्वल थी? ये वैल्यू qp के भी इक्वल थी और ये वैल्यू pq डैश के भी इक्वल थे। सो qp एंड pq डैश बोथ आर लेस देन और इक्वल टू 1 upon k n plus 1. So therefore p divides the arc into two parts where where both the parts are less than or equal to k into n plus 1 and greater than or equal to k into 2n minus 1. Beta, is it fine?